Hello students, Civil Engineering 4th semester, Mechanical Engineering 4th semester and Electrical Engineering 4th semester. This is 39th lecture of CS part 2. 39th लेक्चर है ये. रिवीजन हमें करना है. कोर्स तो आपका फिनिश ही हो चुका है, तो ऐसा करते हैं कि शुरू से स्टार्टिंग से हम रिवीजन करते हैं. ठीक है, इससे आप और भी स्ट्रांग हो जाएंगे और कोई कन्फ्यूज़न नहीं बचेगा. तो आप अपने डाउट्स मुझे भेजते रहिए. तो कल कुछ लोगों ने अपने डाउट्स भेजे थे, कहा था कि कॉम्प्रिहेंशन में थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है. तो मैंने काफ़ी देर तक उस पर फोकस किया कि कॉम्प्रिहेंशन सही बात है. बिना कॉलेज खुले क्लासरूम में गए कॉम्प्रिहेंशन के बारे में ज़्यादा पढ़ाना तो बेईमानी होगी, डिसऑनेस्टी. कॉम्प्रिहेंशन एक ऐसा टॉपिक है जो कि बिना बड़े ब्लैक बोर्ड के और बिना लैंग्वेज लैब के समझाना थोड़ा सा दिक्कत होती है. फिर भी ऑनलाइन मैं ट्राई करती हूँ कि आपको कॉम्प्रिहेंशन समझाया जाए. एक दिन के लेक्चर में मैंने आपको समझाया था ऑनलाइन में कि कॉम्प्रिहेंशन में आपको कैसे कॉम्प्रिहेंशन करना चाहिए. फर्स्ट ऑफ ऑल उसकी रीडिंग टेक्निक आप समझिए. आपके पास ज़्यादा टाइम होता नहीं है और मेरा ख्याल है कि लास्ट क्वेश्चन कॉम्प्रिहेंशन होता है, या फिर ये छठा या सातवां क्वेश्चन होता है. ये इसके बाद एक आध दो शॉर्ट क्वेश्चन करने होते हैं, या तो कभी कभी क्वेश्चन पेपर में या अंत में दिया जाता है कॉम्प्रिहेंशन. तो डिप्लोमा में आपके कॉम्प्रिहेंशन है. तो अनसीन, जिसको आप अनसीन भी कहते हैं हाई स्कूल या इंटरमीडिएट में, तो कॉम्प्रिहेंशन का क्या है कि आप एकदम फर्स्ट क्लास में उसे पढ़ते चले जाइए. और कॉम्प्रिहेंशन का एक मकसद होता है आपकी वोकैबुलरी चेक करना, शब्दों पे आपकी कितनी पकड़ है. और जानबूझ करके कुछ शब्द ऐसे दिए जाते हैं जो एम्बोगस होते हैं. एम्बोगस यानी अस्पष्ट होते हैं, जो जिसकी एम्बिग्विटी सस्पेक्टेड होती है. आप उसके अर्थ को लेकर के सशंकित रहते हैं, किसका अर्थ क्या हो सकता है. तो उस पर अटकिए मत, लेट इट गो, उसे छोड़ दीजिए, उसके आगे बढ़िए. लेकिन एक चीज़ जान लीजिए, दिस इज़ वेरी ट्रिकी फैक्ट, कि कॉम्प्रिहेंशन में जो कठिन शब्द दिए जाते हैं आपको उलझाने के लिए, वो रेफरेंशियल होते हैं. यानी आगे का एक सेंटेंस और पीछे का एक सेंटेंस आप अगर जोड़ के उसको पढ़ेंगे तो उसकी मीनिंग बड़े आराम से निकाल लेंगे. फिर कि यहाँ एक्चुअली कहा क्या जा रहा है, अंदाज़ा लगा लेंगे. ऐसा नहीं कि कहीं से एकदम से नया सा वर्ड उठा करके रख दिया जा रहा है. जैसे कह रहा है कि हर मदर वॉज इन किचन, शी वॉज ट्राइंग टू डेमोन्स्ट्रेट हर क्यूलियरी. अब मदर किचन में थी तो वो अपनी क्यूलियरी डेमोन्स्ट्रेट करना चाह रही थी. अब बताइए, यहाँ पे किचन से जोड़ेंगे तो क्यूलियरी का मतलब आप या तो ये निकाल सकते हैं कि वो अपनी बर्तन धुलने की कला शो करना चाह रही थी, या तो खाना बनाने की, या सब्जी काटने की. तो एक रेफरेंशियल मीनिंग निकल सकती है कि क्यूलियरी का मतलब हो गया कि किचन में अगर कोई कुछ कर रहा है तो किचन से रिलेटेड ही कोई शब्द होगा. यानी कि क्यूलियरी मीन्स होता है पाक शास्त्र. ठीक है, जिसको आप कुकिंग आर्ट कहते हैं, आर्ट ऑफ कुकिंग. तो क्यूलियरी, CULIARY, क्यूलियरी पाक शास्त्र. तो इस तरीके के कुछ वर्ड आपको दे दिए जाते हैं. दूसरी बात, मेरी एक एक्सपर्टी से बात हो रही थी, कॉम्प्रिहेंशन के एक्सपर्टी से. उन्होंने बताया कि डिप्लोमा में जो कॉम्प्रिहेंशन इस बार आएगा वो सीधे सीधे जो पिछली बार 4th सेमेस्टर में जो बुक्स चल रही थी, टेक्स्ट बुक, उनमें से ही कोई चैप्टर उठा के आ सकता है. तो वो बड़े आसान से है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, आपको बस पढ़ना है. तो आप बस सरसरी तौर पे पढ़ते जाइए. जिन शब्दों पे अटक रहे हैं उसको याद करने की कोशिश मत करिए कि इसकी मीनिंग क्या है. रेफरेंशियल मीनिंग निकालिए उसकी, यानी एक सेंटेंस, दो सेंटेंस ऊपर और दो सेंटेंस नीचे के आधार पे उसकी मीनिंग निकाल लीजिए. ठीक है. तीसरी बात, आप जानते भी हैं कि ये किस चैप्टर का या किस राइटर का है, तो भी आपको उस पर फोकस करने की ज़रूरत नहीं है. कभी कभी क्या होता है, हमारे क्वेश्चन पेपर में ये कॉम्प्रिहेंशन या ये अनसीन पैसेज के तौर पे आया है, बट हमें ये पता है कि ये CV रमन वाला चैप्टर जो है उसमें से ये पैराग्राफ आया है. हमें पता है कि ये जो है चार्ल्स डिकेंस की किसी स्टोरी का ये है, कुछ भी है, हमने पढ़ा है उसको, हंचबैक ऑफ पेरिस में से ये आया है. हमें उसको कोई ज़रूरत नहीं है. हमें अनसीन को अनसीन की तरह ही ट्रीट करना है. यहाँ पर हमें ये लिखने की ज़रूरत नहीं कि इसका रेफरेंस ये है, ये यहाँ से आया है, ये कॉन्टेक्स्ट यहाँ से आया. नहीं, अनसीन को अनसीन की तरह ट्रीट करिए. ये बिल्कुल ऐसे ही है कि जैसे ऑर्थो वाले डॉक्टर के पास कोई जाएगा तो ऑर्थो वाला सिर्फ हड्डी की ही बीमारियों के बारे में पूछेगा,
उसके नाक और कान और गले की बीमारी वो बिल्कुल नहीं सुनेगा। अगर वो सुनाएगा भी तो कहेगा आप ईएनटी के पास रेफर कर दे रहा हूँ, आप वहाँ जाके देखिए। ऐसे ही आपको जब क्वेश्चन पेपर कह रहा है दिस इज अनसीन, तो आपको अनसीन की तरह ट्रीट करना है। आप उसके रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट में मत जाइए कि ये फला चैप्टर का था, ये तो हमने एक बार पढ़ा था, नहीं, उसको अनसीन की तरह ट्रीट करिए। तीसरी बात, आप पूरा चैप्टर सरसरी पढ़ के उसको बहुत ज़्यादा याद रखने की कोशिश मत करिए। नीचे आइए सीधे क्वेश्चन पे कि क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है। पहला क्वेश्चन पूछा जाता है, कोई भी अनसीन दिया जाएगा, राइट अ सुटेबल टाइटल फॉर दिस आर्टिकल या फॉर दिस पैराग्राफ, फॉर दिस चैप्टर, कुछ भी करके, फॉर दिस पैसेज, ठीक है। सुटेबल टाइटल पूछना ही पूछना है। आपने सरसरी तौर पर पढ़ा, आपको तुरंत समझ में आ जाता है कि इस विषय में ये पूरा पैसेज है, वही उसका जिस्ट ऑफ द पैसेज होगा और वही उसकी टाइटल होगी। फिर जो है उसमें से मान लीजिए 3 पैराग्राफ का आपका अनसीन है, तो तीनों तो एक टाइटल पूछ लेगा और 3 पैराग्राफ से 3 क्वेश्चन होंगे। एकदम दिमाग में बिठा लीजिए कि फर्स्ट क्वेश्चन आपका फर्स्ट पैराग्राफ में उसका आंसर है, सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पैराग्राफ में है, थर्ड क्वेश्चन का थर्ड पैराग्राफ में है, और एक टाइटल है जो कि पूरे पैराग्राफ का जिस्ट है। यही होता है। तो आप जो है टाइटल के अलावा जो क्वेश्चन आते हैं, पहला क्वेश्चन पहले पैराग्राफ से आंसर ढूंढिए, दूसरा दूसरे से, तीसरा तीसरे से। वुड बी एक्सेप्शनल कभी कभी आखिरी क्वेश्चन फर्स्ट पैराग्राफ से पूछ लेगा, लेकिन है आपके पैराग्राफ में ही उसका आंसर। और टेंस वगैरह का ध्यान रखिए। तो हमारा आज का अनसीन है, इतनी बातों को आप ध्यान रखेंगे तो आप अनसीन बड़े आराम से कर लेंगे। कॉम्प्रिहेंशन, तो हमारा आज का एक कॉम्प्रिहेंशन है, देखिए आप सुनते जाइए। आई होप कि आपके पास पेन होगी और नोटबुक होगी और आप नोट भी कर रहे हैं। तो आप प्लीज़ सुनिए इसको और देन इसको सॉल्व करने की कोशिश करिए। The world has, world WORLD, the world has become more technical these days. Science and technology has reached new heights. The use of machines has increased laborers. यहाँ laborers शब्द है, labor नहीं, LABOURERS। फिर से ध्यान से सुनिए सेंटेंस। The world has been become more technical these days. Science and technology has reached new heights. The use of machines has increased. Laborers have been replaced by giant machines. अब आप giant पे GIANT, giant पे अंडरलाइन करिए, giant machines। हाँ, क्वेश्चन पेपर में तो आप अंडरलाइन कर नहीं सकते, तो आप इसको दिमाग में रखिए कि ये वर्ड जो है इसकी मीनिंग हमें नहीं आ रही है। जिन जिन शब्दों की मीनिंग नहीं आ रही है आप उसको दिमाग में बिठाते जाइए कि इसकी मीनिंग हमें नहीं आती। सो टेक्निकल एजुकेशन हैज़ बिकम वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। हमारा एक पैराग्राफ पूरा हुआ। नेक्स्ट पैराग्राफ, आफ्टर द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। अब रेवोल्यूशन की मीनिंग हो सकता है कि आपको ना आती हो, तो इसको नोटिस करिए कि हमको इसकी मीनिंग नहीं आ रही है। आफ्टर द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इन इंग्लैंड, the demand of technical skill increased. All the countries of the world started focusing on technical skills. Our country has developed a lot of after independence, but we are still not much developed technically. So, it is necessary to give much importance to technical education. Our country is rich in natural resources. यहाँ हो सकता है कि resources की मीनिंग आपको ना आती है, but they have not been properly exploited yet. Exploited की हो सकता है आपको मीनिंग में कोई confusion हो। एक पैराग्राफ हमारा यहाँ पूरा हुआ। थर्ड पैराग्राफ, there are many advantages of technical education. If we give technical education to our youths, अब यूथ्स की मीनिंग हो सकता है ना आती हो आपको, इसको भी आप नोटिस में करिए, ध्यान दीजिए इस पर। द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट विल बी सॉल्व, द फाइनेंशियल कंडीशन विल इम्प्रूव, द बिजनेस विल एम्प्लॉय अदर्स, स्किल्ड पीपल कैन डू एनी वर्क इन अ मच बेटर वे। ये हमारा अनसीन पैराग्राफ शुरू हुआ। यहाँ एक बात समझ में आ रही है बिना हिंदी समझे कि फर्स्ट पैराग्राफ, सेकंड पैराग्राफ एंड थर्ड पैराग्राफ तीनों में टेक्निकल एजुकेशन पे जोर दिया जा रहा है।
तो यहाँ हमारा पहला क्वेश्चन पूछा गया है, राइट अ सुटेबल टाइटल फॉर दिस आर्टिकल। तो आप यहाँ इसकी टाइटल दे सकते हैं। यहाँ पे बार बार टेक्निकल एजुकेशन की इम्पोर्टेंस बताई जा रही है, तो आप यहाँ पे इसका आंसर लिख सकते हैं, द इम्पोर्टेंस ऑफ टेक्निकल एजुकेशन। आपने ऐसे लिखा और उसे ऐसे सिंगल कॉमा में कर दिया, द इम्पोर्टेंस ऑफ टेक्निकल एजुकेशन। ये पूरा जिस्ट हो गया आपका। और इसमें पूरे तीनों पैराग्राफ में इम्पोर्टेंस ऑफ टेक्निकल एजुकेशन कहा जा रहा है। सेकंड क्वेश्चन देखिए, व्हाट हैपेंड आफ्टर द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इन इंग्लैंड। कहा जा रहा है कि आफ्टर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, औद्योगिक क्रांति, रेवोल्यूशन क्रांति। देखिए लॉकडाउन है तो इस समय सब्जी बेचने वाले पूरे दिन सब्जियां बेचते हैं और रोज के लेक्चर में डिस्टरबेंस होता है। आई एम सॉरी, इसके लिए मैं कुछ नहीं कर सकती। तो व्हाट हैपेंड आफ्टर द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इन इंग्लैंड। इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति के बाद क्या हुआ। सेकंड पैराग्राफ में देखिए, आफ्टर द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इन इंग्लैंड द डिमांड ऑफ टेक्निकल स्किल इंक्रीज्ड। ठीक है, आपको संक्षेप में ही आंसर लिखना है, बहुत ज़्यादा पूरा पैराग्राफ नहीं लिख देना है कि ऑल द कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड स्टार्टेड फोकसिंग ऑन टेक्निकल स्किल। ये तो रिजल्ट हुआ ना, मतलब जब डिमांड बढ़ी टेक्निकल स्किल वाले लोगों की तो उसका नतीजा हुआ ये कि सभी देश के लोग फोकस करने लगे टेक्निकल स्किल पर। आपको सिर्फ एक लाइन लिखना है, आफ्टर द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इन इंग्लैंड द डिमांड ऑफ टेक्निकल स्किल इंक्रीज्ड। एक पैराग्राफ आपका हो गया यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट आर एडवांटेजेस ऑफ टेक्निकल एजुकेशन। टेक्निकल एजुकेशन की एडवांटेज क्या है। अब देखिए आप सेकंड पैराग्राफ देखिए, देयर आर मैनी एडवांटेजेस ऑफ टेक्निकल एजुकेशन इफ वी गिव, देयर आर मैनी एडवांटेजेस ऑफ टेक्निकल एजुकेशन इफ वी गिव टेक्निकल एजुकेशन टू अवर यूथ। यूथ यानी कि युवा। द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट विल बी सॉल्व्ड। बेरोजगारी की समस्या दूर की जा सकती है यदि टेक्निकल एजुकेशन दी जाए तो। आपका आंसर निकल आया यहाँ से। अगला क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज मॉडर्न सिनेरियो ऑफ टेक्निकल एजुकेशन। इस तरह का एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है जिसमें आपको अपने शब्द खामखा प्रयोग करने ही पड़ते हैं। आपको अपने से एक आध सेंटेंस बनाना पड़ता है, वही तो आपकी स्किल है। ठीक है, वही आपकी दक्षता है इंग्लिश की, कि ये देखा जाता है कि आपके अंदर कितनी दक्षता है। आप अपने से भी कोई सेंटेंस बना सकते हैं। इन दोनों में तो यहाँ से उठाए और लिख दिए। तो कह रहे व्हाट इज मॉडर्न सिनेरियो ऑफ टेक्निकल एजुकेशन। तकनीकी शिक्षा का आधुनिक परिदृश्य क्या है, मॉडर्न सिनेरियो क्या है। अब आप इसमें से भी देखेंगे तो द वर्ल्ड हैज़ बिकम मोर टेक्निकल दीज डेज, साइंस एंड टेक्नोलॉजी हैज़ रीच्ड न्यू हाइट, द यूज ऑफ मशीन्स हैज़ इंक्रीज्ड, लेबरर्स हैव बीन रिप्लेस्ड बाय गायंट मशीन। गायंट यानी विशाल मशीन्स। ये मॉडर्न सिनेरियो है हमारा। उसके बाद यहाँ से उठाएंगे, दिस इज, यहाँ दिस लगाएंगे, दिस इज मॉडर्न सिनेरियो ऑफ टेक्निकल एजुकेशन। ठीक है, ऐसे करके या तो आप यहाँ पे उठाइए, देखिए आवर कंट्री हैज़ डेवलप्ड अ लॉट ऑफ आफ्टर इंडिपेंडेंस बट वी आर स्टिल नॉट मच डेवलप्ड टेक्निकली, सो इट इज़ नेसेसरी टू गिव मच इम्पोर्टेंस टू टेक्निकल एजुकेशन। आपको अपने से इसमें 2-3 सेंटेंस बनाने हैं, लेकिन आपने ये 3 अच्छे से सॉल्व कर दिया है तो चौथा आप थोड़ा सा अपने से जब बनाएंगे तो टेंस की मिस्टेक हो सकती है, सिंगुलर प्लूरल की मिस्टेक हो सकती है, बट आधे मार्क्स तो इसमें भी मिल ही जाएंगे। और ये सारे क्वेश्चन 2-2 नंबर के होते हैं तो ये आपका लगभग 8 नंबर का आता है इसमें। आप अपने से अनसीन करिए और इसको मुझे करके बताइए। और यहाँ देखिए लेबर एंड लेबरर एक वर्ड यूज़ हुआ है फर्स्ट पैराग्राफ में। हम लोग क्या यूज़ करते हैं वर्ड हिंदी में, जाए चौराहे से लेबर ले आए, नॉट लेबर, लेबरर। लेबर इज अ वर्ब, एक क्रिया है लेबर, श्रम, और लेबरर यानी श्रमिक होता है, तो लेबरर यूज किया जाता है, लेबर नहीं। आप ये मिस्टेक मत करिएगा, इसीलिए मैंने इसको अंडरलाइन कर दिया है। लेबरर यानी श्रमिक जो काम करता है, और लेबर यानी कि श्रम। ठीक है, तो लेबरर एंड लेबर का फर्क, आप लोग तो टेक्निकल एजुकेशन ले रहे हैं, इसको करना सीखिए। पूरी लाइफ टाइम लेबर से पाला पड़ेगा, लेबरर से। तो लेबरर एंड लेबर, ठीक है। इस तरीके से आप अपने अपने अलग अलग अनसीन ले करके और उसे करके मुझे भेजिए। थैंक यू।